आज हम एजुकेशनल मैनेजमेंट में समावेशी शिक्षा में अधिगमकर्ता की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़े थे कि समावेशी विद्यालय होते कैसे हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनके लाभ क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनके कार्य क्या है, उनके सिद्धांत क्या हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि समावेशी विद्यालय में अधिगमकर्ता की क्या आवश्यकताएं होती हैं, अधिगमकर्ता के क्या दोष होते हैं, उनमें क्या लक्षण पाए जाते हैं, उनकी कैसे पहचान की जाती है। ये मानव संसाधन प्रत्येक देश की पूंजी है। जो देश अपने मानव संसाधन की परवाह नहीं करता वह देश पिछड़ जाता है। प्रत्येक देश का यह कर्तव्य है कि वह मानव संसाधन का उपयोग देश की उन्नति में करे। शिक्षा के प्रचार प्रसार में पूर्व हम इस ओर ध्यान नहीं देते थे। विशेष तौर पर मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं मनोचिकित्सकों का ध्यान इस तरफ गया। शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपंग लोगों की शिक्षा के बारे में सोचा जाने लगा। भारत में आबादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार तथा मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया। आजादी के पश्चात भारत सरकार ने इसको शिक्षित करने के प्रयास आरंभ किए। इनको भी राष्ट्र की संपत्ति समझा जाए। इनकी शक्तियां, क्षमताओं, योग्यताओं को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए ताकि देश की मुख्य धारा से जोड़ के देश के विकास व उन्नति में अपना योगदान दे सके। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग बालकों की पहचान करना एक कठिन कार्य है। घर, परिवार, विद्यालय, समाज का यह कर्तव्य बनता है कि वो विशिष्ट बालकों की पहचान करके उनके लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करें। इनकी पहचान करने के लिए हमें मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, चिकित्सकों का सहयोग अति आवश्यक है। हम इस प्रकार से पहचान करें कि उतनी ही जल्दी उनकी समस्याओं को दूर करने में आसानी हो। पहले लोगों का दृष्टिकोण इस प्रकार के बालकों के लिए नकारात्मक होता था, लेकिन अब आधुनिक युग में साधारण व्यक्ति की सोच बदल चुकी है। इन बालकों के लिए शिक्षा के द्वार खुलने के लिए अब ये बालक राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं के अनुसार राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि हम जल्द से जल्द इन बालकों की पहचान करें, इनके दोषों के आधार पर उनका वर्गीकरण करें, शिक्षा का प्रबंध ऐसे करें कि इनके दोषों को पहचान लें और उन्हें आरंभिक अवस्था में ही उसका इलाज लाभकारी प्रद हो। आधुनिक युग में इन बालकों की पहचान के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों की सलाह व बालकों से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है। हम इन बालकों की पहचान के लिए अधिकतर निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर दोष गंभीर है तो फिर दूसरी विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन बच्चों की पहचान करने के लिए कुछ विधियां हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हैं। उनमें से कुछ हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि, बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, अभिवृत्ति परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, डॉक्टरी जांच, मेडिकल चेकअप मेथड, व्यक्तिगत इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड। विभिन्न इन विधियों के द्वारा जो है उक्त बालकों की पहचान और उनके लक्षण को हम जान सकते हैं। सबसे पहले है शारीरिक दोष बालक। शारीरिक दोष वाले बालकों का पता लगाने के लिए हम प्राय निरीक्षण विधि का सहारा लेते हैं। निरीक्षण शारीरिक दोष वाले बालकों का पता सहज ढंग से लग
लेकिन हमें इनको पहचानने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निरीक्षण विधि का पता जो है करने के लिए, निरीक्षण विधि से इस दोष का पता करने के लिए महत्वपूर्ण लक्षणों को जानना अनिवार्य है। इनमें कुछ लक्षण हैं। शारीरिक दोष वाले बालकों के अंगों में असंतुलन होता है। लड़खड़ाकर चलना, चलते समय किसी लाठी या वैसाखी आदि का सहारा लेना, शरीर के जोड़ों या भागों या विशेष में दर्द की शिकायत रहना, शरीर में मांसपेशियों में संतुलन अथवा समन्वय का अभाव रहता है, शारीरिक श्रम करने में असमर्थता होती है, थोड़ा सा कार्य करते ही थकान का अनुभव करते हैं, चलने फिरने के साथ साथ उठने बैठने में कठिनाई का अनुभव करना, भारी सामान को इधर से उधर ले जाने में असमर्थ रहना, झुककर कार्य करने में असमर्थता तथा थकान का अनुभव करना और कृत्रिम अंगों का प्रयोग करके जीवन जीना। निरीक्षण विधि के अतिरिक्त शारीरिक दोष वाले बालकों का डॉक्टरी निरीक्षण करवाना भी अति आवश्यक होता है। इनका समय समय पर निरीक्षण करवाते रहना चाहिए। कई जरा सी भी लापरवाही से रोग बढ़ सकता है, इसका परिणाम बालक को भुगतना पड़ सकता है। अतः शारीरिक क्षमता या विषमताओं का होना, विकृतियों का होना कोई दोष नहीं है। उसी विकृति को यदि हम अपनी शक्ति बना लेते हैं तो वो शक्ति हमारी पॉजिटिविटी में आती है, क्योंकि इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। सकारात्मक सोचने से सकारात्मकता बढ़ती है और इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से हर कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य दोष बालक। स्वास्थ्य दोष बालकों का पता भी निरीक्षण विधि द्वारा लगाया जा सकता है। गंभीर रूप से स्वास्थ्य दोष बालकों को पता लगाने के लिए डॉक्टरी जांच की जाती है। शरीर से हमेशा सुस्त रहना, सांस का फूलना या कम सांस आना, स्वभाव में रूखापन या चिड़चिड़ापन होना, तेज स्वभाव या गुस्सा अधिक आना, धैर्य में कमी या बात बात पर आपा खो देना, असामान्य व्यवहार करना, सामान्य व्यवहार में कमी रहना, शरीर के कमजोरी का अनुभव करना, रक्त का कम बहना, अपने जीवन से शिकायत रहना, शरीर में दर्द का अनुभव करना, अपने आप को घर, विद्यालय और समाज में समायोजित करने में असमर्थ होना, सर्दी, खांसी, जुखाम, गर्मी आदि का बने रहना, शरीर में वजन की कमी का रहना, पानी का अधिक सेवन करना, खून का कम या अधिक सेवन करना, भूख का कम या अधिक सेवन करना, दूसरों के प्रति शिकायत का प्रदर्शन करते रहना। नेक्स्ट है मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन, मानसिक दोष बालक। मानसिक दोष बालक का पता हम निरीक्षण विधि या बुद्धि लब्धि परीक्षणों के द्वारा लगा सकते हैं। मानसिक दोष बालकों के मुख्य लक्षण हैं। मानसिक दोष बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अनुपात में नहीं होता
समाज में इनका योगदान न के बराबर होता है। ये समाज पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है दृष्टिदोष बालक। दृष्टिदोष बालकों को प्राय 2 प्रकार के दृष्टिदोष हो सकते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दृष्टिदोष बालकों का पता निरीक्षण विधि के द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसे बालक का पता लगा जाने के पश्चात नेत्र विशेषज्ञ या नेत्रों के डॉक्टर के औषध सलाह लेकर उनका इलाज करना चाहिए। दृष्टि दोष का पता लगाने के लिए बालक के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। बालक बार बार आंखों को मसलता है, आंखों को लगातार पानी बहता रहता हो, बालकों को प्राय सिर दर्द की शिकायत हो, बालक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखित सामग्री को पढ़ने में असमर्थ हो, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता का प्रदर्शन करता हो, आंखों के आकार का असामान्य होना, बालक एक आंख से देखने का प्रयत्न करता हो, किताबें वगैरह पढ़ते समय मुश्किल होती हो, आंखें लाल रहती हो, देखते समय आंखों को बार बार झपकता या आंखों पर जोर देना, पलकों का असामान्य होना, एक समय पर 2 वस्तुएं दिखाई देना, रंग भेद करने में असमर्थ होना, आंखों में तिरछापन या भेगापन होना, चलते समय कदम गलत दिशा में पड़ते हों, दूरी पर पड़ी वस्तु या आकार सामान्य या कम नजर आता हो, पठन या लेखन में कठिनाई का अनुभव हो, समायोजन में मुश्किलों का सामना करना हो। श्रवण दोष बालक जो होते हैं, श्रवण दोष बालक में बालकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुनने तथा बोलने दोनों में एक दूसरे के पूरक हैं। सुनना और बोलना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान और शिक्षा के विकास के पश्चात कई प्रकार के श्रवण यंत्र उपलब्ध हैं। श्रवण दोष का पता लगाकर बालकों को उचित उपचार करना चाहिए। श्रवण दोष का पता देर से चलता है तो श्रवण दोष आंशिक या पूर्ण हो सकता है। आंशिक श्रवण दोष का पता काफी देर से लगता है। बालक के व्यवहार के द्वारा हम श्रवण दोष का पता लगा सकते हैं। इसके लिए हम निरीक्षण विधि का प्रयोग कर में लेते हैं। श्रवण दोष का पता लगाने के लिए कान विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक लेनी चाहिए, उनका उचित रूप से इलाज करवाना चाहिए। श्रवण दोष का पता लगाने के लिए अनेक लक्षण परिलक्षित होते हैं। श्रवण बाधित बालक सुनते समय अपने हाथ को कान के पीछे रखता है या बोलने वाले की तरफ कान को झुकाता है। कान की कोई तरल पदार्थ बहता हो, कान में बार बार अंगुली, पेन, पेंसिल, कागज आदि डालता हो, पढ़ते समय बार बार अध्यापक को टोकता हो या ऐसा आवाज देता हो कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, वह बालक के अध्यापक द्वारा बुलाने पर जवाब नहीं देता हो, उसका कक्षा में दिल न लगना, कक्षा में कई कारण हो सकते हैं लेकिन श्रवण दोष एक कारण इसमें हो सकता है। वह बालक की आवाज की अपेक्षा उसके होठों व शारीरिक गतिविधियों की तरफ अधिक ध्यान देता है। बालक अध्यापक के प्रश्न का उत्तर विषय वस्तु से हटकर देता हो, वह कक्षा में बैठकर अध्यापक की तरफ पूरा ध्यान न देता हो, वह सुनने के लिए आवश्यकता से अधिक उत्सुकता दिखाता हो। नेक्स्ट है वाणी दोष बालक। वाणी दोष बालकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनकी पहचान में भी निरीक्षण विधि के द्वारा की जा सकती है। इनके व्यवहार का गहराई से अध्ययन
विद्यालय का कठोर अनुशासन भी कई बार वाणी दोष का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है अधिगम असमर्थ बालक, लर्निंग डिसेबल चाइल्ड। इस श्रेणी के बालकों की पहचान करना एक जटिल एवं कठिन कार्य है। इनकी पहचान के लिए विभिन्न विशेषज्ञों की आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि अधिगम असमर्थता के कारण कई हो सकते हैं। अधिगम असमर्थता का पता निरीक्षण विधि द्वारा लगाया जा सकता है। अध्यापक बालकों के निम्नलिखित व्यवहारों को ध्यान में रखकर उनकी पहचान कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम मेडिकल निरीक्षण तथा टेस्टों के द्वारा जैसे रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, चेकलिस्ट, योजना टेस्ट, योग्यता टेस्ट, बुद्धिलब्धि इंटरव्यू टेस्ट आदि के द्वारा अधिगम असमर्थता का पता लगा सकते हैं। इनमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों में इनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। ये दाएं बाएं का अंतर समझने में असमर्थ होते हैं। ये बालक प्राय कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, कक्षा में दिए गए गृह कार्य को नहीं कर लाते, इनमें उत्तेजनाएं अधिक होती हैं, ये विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं, शिक्षण से संबंधित अलग अलग विषयों को विषय वस्तु को समझने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, संख्याओं को गलत पढ़ते हैं और गलत समझते हैं। संख्याओं को गलत पढ़ना इट मीन्स 6 को 9, 9 को 6 पढ़ना, W को M पढ़ना आदि समस्याएं इनके अंतर्गत आती हैं। दिन, महीने व साल में अंतर करने में असमर्थ रहते हैं, कक्षा का कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, संबंधित अक्षरों को लिखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, पढ़ते समय शब्दों को खा जाते हैं और वाक्यों को छोड़ देते हैं, अक्षरों को क्रमबद्ध मिलाने में असमर्थ होते हैं, संख्याओं में भेद करने में असमर्थता का प्रदर्शन करते हैं, दिए गए अनुदेशों को दोहराने में असमर्थ होते हैं, जीवन में परिवर्तन होने से घबरा जाते हैं, ये जीवन के प्रति लापरवाह होते हैं। नेक्स्ट है स्लो लर्नर चिल्ड्रन, मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक वे होते हैं जो बुद्धि की दृष्टि से सामान्य बालकों से मंद होते हैं। हमें मंद, अधिगामी, मानसिक विकलांग या मानसिक मंदन भी कहते हैं। आजकल हम इन्हें मानसिक चुनौतियां, मेंटल चैलेंज भी कहते हैं। इस प्रकार के बालकों के लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रमों तथा विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकताएं होती हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण टेस्ट बनाए गए हैं, जिनके द्वारा हम इन बालकों के स्तर की जांच कर सकते हैं। मंद बुद्धि बालक या मंद अधिगामी बालकों की जांच जो है उनके लिए माता पिता विद्यालय में जाने से पहले बच्चा घर के माता पिता के साथ रहता है। अगर माता पिता को ऐसा आभास होता है कि उनका बच्चा मंद बुद्धि है, तो उनको फौरन अपने बच्चे को निपुण डॉक्टर से परीक्षण कराना चाहिए। ओपिनियन ऑफ टीचर, अध्यापक का मत, घर से निकलकर बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, अध्यापक सबसे अच्छा निरीक्षक होता है, वह बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है तथा वह भी अच्छी प्रकार से बता सकता है कि कौन सा बालक मंद बुद्धि बालक है। निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षक, मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञ की सहायता से बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बालक के व्यवहार का निरीक्षण विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कक्षा में, खेल के मैदान में, साथियों के साथ
विद्यालय छुट्टी के पश्चात घर के व्यवहार के द्वारा हम बालकों की मंद बुद्धि का पता लगा सकते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी, इस विधि के द्वारा हम माता पिता का इतिहास, वर्तमान परिस्थितियों का संबंधित तमाम जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। इसे अतिरिक्त बालक की सीखने संबंधी समस्याओं, संवेगात्मक अस्थिरता, मानसिक अक्षमता तथा व्यवहार संबंधी समस्याओं को समझने में सहायता मिलती तथा बालक के मानसिक मंथन को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर उनका सुचारू रूप से पता लगा सकते हैं। डॉक्टरी परीक्षण, मेडिकल एग्जामिनेशन, इस बार कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिगत अध्ययन या निरीक्षण विधि के द्वारा मानसिक मंदता का पता लगाना नहीं पाते। डॉक्टरी परीक्षण के द्वारा हम मानसिक मंदता के कारणों का पता लगा सकते हैं। कारणों का पता जानने के बाद उसका इलाज कर सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण कर सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है। इन परीक्षणों के आधार पर मानसिक मंदता का पता लगाया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर बालक को मंद बुद्धि बालकों की श्रेणी में डाला जा सकता है और ऐसे बालक प्राय 75 से कम होती है। उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 75 से कम होती है। शैक्षिक परीक्षण, एजुकेशनल टेस्ट, शैक्षणिक परीक्षणों के द्वारा बुद्धि लब्धि बालकों की पहचान की जाती है। बालक के विद्यालय में प्रवेश परीक्षा ली जाती है। उसे प्रवेश परीक्षा के आधार पर बालक में भाषा की दृष्टि से पढ़ने, लिखने, शुद्ध उच्चारण तथा अक्षर विन्यास आदि का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के निष्कर्षों के पश्चात बालक की मानसिक मंदता का पता लगाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट, आजकल शिक्षा से संबंधित अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इन परीक्षणों में बुद्धि कौशल तथा भाषा कौशल से संबंधित परीक्षण भी होते हैं। इन परीक्षणों का प्रयोग करके बालकों की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाया जा सकता है। पता लगाने के पश्चात उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है ताकि बालक की प्रवृत्तियों में सुधार हो सके। नेक्स्ट है समस्यात्मक बालक। समस्या पैदा करने वाले प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में पाए जाते हैं। इन बालकों का मुख्य उद्देश्य कक्षा में अध्यापक या दूसरे बालकों के लिए समस्या पैदा करना है। इन बालकों की कोई विशेष श्रेणी नहीं होती। ये बालक सामान्य भी हो सकते हैं या फिर प्रतिभावान, सृजनशील, मंदबुद्धि या पिछड़े बालक भी हो सकते हैं। समस्या का संबंध उनकी शिक्षा की अपेक्षा उनके व्यवहार से अधिक होता है। व्यवहार की जटिलता का संबंध परिस्थितियों से अधिक होता है। एक बालक के लिए परिस्थिति अनुकूल हो या परिस्थिति दूसरे के प्रतिकूल हो, ये बालक अपने व्यवहार के कारण दूसरों के लिए समस्या पैदा कर देते हैं। दूसरों को समस्या में देखकर ये बालक खुशी का अनुभव करते हैं। वैसे तो प्रत्येक बालक कभी कभी समस्यात्मक व्यवहार करता है, लेकिन वह शीघ्र ही अपने में सुधार कर लेता है। गंदा रहना, फुसफुसाना, कुछ ऐसा व्यवहार करना जिससे दूसरे बालक भी शीघ्र ही छोड़ देते हैं। अगर बालक लंबे समय तक अनुचित व्यवहार को बार बार दोहराता है तो वो इसकी आदत बन जाती है। बालक समस्यात्मक बालक कहलाने लगता है। इनके व्यवहार कक्षा के बाहर भी सामान्य नहीं होता। वह अपने व्यवहार के कारण इनको समायोजन की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। इन बालकों की पहचान करने के बाद इनमें कुछ विधियां हैं। इन
विधियों के द्वारा इन बालकों का निरीक्षण किया जाता है कि व्यवहार को पहचान सकते हैं और व्यवहार को पहचानने के लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें है निरीक्षण विधि, मनोवैज्ञानिक है, ये पूरी निपुण एवं प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए है। निरीक्षण विधि दो प्रकार से प्रयोग में लाई जा सकती है। पहला है, इस विधि के बालक के साथ रहकर उनकी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है और समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। दूसरी विधि में समस्यात्मक बालक के व्यवहार का निरीक्षण दूरी से किया जाता है। बालक को इस बात का पता लगाना भी नहीं चलता कि उनके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है। इस प्रकार निरीक्षण विधि के द्वारा हम इस बालकों की समस्याओं का पता लगा सकते हैं और समाधान ढूंढ सकते हैं। साक्षात्कार विधि, इतिहास विधि, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और संवेगात्मक अशांत बालक। संवेगात्मक अशांत बालक जो होते हैं वो निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। इन श्रेणी के बालकों के लक्षणों को गहनता से अध्ययन किया जाता है। उचित ढंग से निरीक्षण के पश्चात बालक के व्यवहार का पता लगाया जाता है। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं। शिक्षक की कक्षा में संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों का पता लगाना। अगर अध्यापक को लगे कि अमुक बालक संवेगात्मक रूप से अशांत है तो वो तुरंत माता पिता को अवगत कराना चाहिए ताकि वह विशेषज्ञों की सलाह ले सके। अध्यापक को चाहिए कि वह बालक के व्यवहार को नजर में रखे और विशेषकर उन बालकों के व्यवहार को जो बालक शांत रहते हों या झगड़ालू स्वभाव के हों, जो बालक हमेशा तनावग्रस्त रहते हों, जो बालक विद्यालय में समायोजित नहीं होते हों, जो बालक आक्रामकता का स्वभाव के हों या अपनी बात को मनवाने का प्रयत्न करते हों, साथियों से कट कर रहते हों, इस प्रकार के बालकों की पहचान करके मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकों, विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए कि कई बार सामान्य बालक भी कभी-कभी अवांछनीय व्यवहार करते हैं। हमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले उनके अचेतन मन का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ऐसी स्थिति में संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों में अचेतन मन को जानने के लिए व्यक्तिगत परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। इन परीक्षणों के परिणाम के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। इनमें से कुछ है: रेशोशाई धब्बा परीक्षण, थीमेटिकल ऑपरेशन परीक्षण, चिल्ड्रन ऑपरेशन परीक्षण, शब्द साझरी परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण और साइक्लोड्रामा। उपयुक्त परीक्षण के आधार पर बालकों के अचेतन मन में दबी हुई भावनाओं, इच्छाओं को पहचाना जा सकता है। इच्छाओं की पूर्ति न होने से वो शुद्ध व संवेगात्मक रूप से अशांत हो जाते हैं। इन परीक्षणों के आधार पर हम संवेगात्मक रूप से अशांत होने के कारणों का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है अपराधी बालक। प्रत्येक देश की सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून बनाती है। इनका पालन देश के प्रत्येक नागरिक को करना पड़ता है। अगर कोई इन कानूनों का उल्लंघन करता है, कानूनों के अनुसार सजा दी जाती है। अगर कोई बालक जिसकी आयु 8 से 18 वर्ष तक की है कानून का उल्लंघन करता है तो हम उसे बाल अपराधी कहते हैं। इस आयु के आधार पर अगर चोरी करता है, किसी के लिए खराब बनता है, दूसरों की संपत्ति छीनता है या अन्य गैर कानूनी कार्य करता है तो हम उसे बाल अपराधी कहते हैं। इन बालकों का विद्यालय छोड़कर भाग जाना, चोरी करना, झूठ बोलना, जेब काटना, समाज विरोधी कार्य करना, समाज विरोधी तत्वों से दोस्ती करना, शराब पीना, नशा करना, यातायात के नियमों का पालन न करना, गुंडागर्दी करना, अनेक अश्लील कार्य करना, कानून और नियमों का पालन न करना, घर से भाग जाना, अपने से कमजोर को धमकाना, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना, कानून को हाथ में लेना और अपने से कमजोर को तंग करना। हम
बन सकता है। विद्यालय स्तर पर उसकी आदतों पर अंकुश लगाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सालय विशेषज्ञों की सलाह परामर्श से उचित रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वे बालक भी राष्ट्र की मुख्य धारा से और राष्ट्र की सेवा कर सके। पिछड़ा बालक वह होता है जो किसी विशेष में पिछड़ जाता है, अर्थात उस विषय को पास करने में असमर्थ होता है। एक कक्षा को पास करने से उसे कई साल लग जाते हैं। इन बालकों की पढ़ाई में रुचि नहीं होती है। माता पिता, विद्यालय, समाज के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 85 से तक होती है, अतः सामान्य बालकों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन आयु से अधिक होते हैं। इन बालकों का पता लगाना अति आवश्यक है। इसके लिए माता पिताओं, अध्यापकों, बच्चों के इतिहास, सामूहिक परीक्षण, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक बुद्धि परीक्षण। प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से काफी अधिक होती है, 130 से 160 के बीच की होती है। प्रतिभाशाली बालकों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। प्रतिभाशाली बालकों में सामाजिक योग्यताएं भी अधिक होती हैं। ये आसानी से अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। समाज में प्राय ऐसे बालकों की संख्या 2 से 4% तक रहती है। इन बालकों की क्षमता, योग्यताएं, रुचियां, अभिरुचियां अलग होती हैं। ये बालक आगे चल के सामाजिक नेतृत्व, संगीत, खेल, विज्ञान, कला आदि में अपना नाम रोशन करते हैं। प्रतिभाशाली की पहचान करना एक कठिन कार्य है। देश की उन्नति के लिए अति आवश्यक है कि उनकी पहचान जल्द से जल्द की जाए। देश की उन्नति अधिक से अधिक आवश्यकताएं हैं उनकी उचित प्रबंधन करना, ताकि उन्नति के लिए अधिक से अधिक योगदान कर सकें। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानने में आसक्त व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए गठित परिषदों का महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई जाती हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अध्यापक प्रशिक्षण के साथ कुछ विशेष कार्यक्रमों को शामिल करने का प्रयास कर रही है, जिससे अशक्त बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की जा सके। इसी के साथ में इस का असाइनमेंट है लघुत्रात्मक